बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। हमारी मॉर्निंग गुड थी या नहीं, ये हमें भी लेकिन उम्मीद करते हैं जी आपकी। आप किसी दिन तो ऐसी जबरदस्त ओपनिंग करती है अरमला हसन के बंदा कहता है कि ये कहना क्या चाहती हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। आप ये जो मौसम की तब्दीली है, इससे होने वाली जो आपकी सेहत की खराबियां हैं या जो एक नाजुकी आ जाती है आपकी सेहत में मौसम की तब्दीली के साथ, एंड दैट अल्टीमेटली कॉजेज फ्लू एंड गला खराब होना एंड ऑल, उससे आप अच्छा हम कभी कभी सोचते हो कि हम जो है ना अपनी अगर लाइफस्टाइल थोड़ा सा तब्दील करें तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। नहीं, ये फ्लू फिर भी होता है। हाँ, फ्लू तो होता है, लाइफस्टाइल का फ्लू से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, हम इस पे बात नहीं करें जी। हम फिलहाल बात करें मेरी सबसे बड़ी परेशानी और अरमला की भी है और हर पाकिस्तानी की है, जो कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालता है या नहीं डालता, जिस पास गाड़ी है या नहीं है, पेट्रोल उसका मसला है। ये किल्लत है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है? किल्लत है या नहीं, मैं कह रहा था जिल्लत ज़रूर है, और वो है पाकिस्तानी अवाम के लिए। भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा, आखिर कहाँ गया? लोग ढूंढते फिर रहे हैं हाथ में पैसे लेके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। पाकिस्तान अभी अपने पाँव के ऊपर खड़ा है, जैसे है मुश्किल से, लेकिन सर्वाइव कर रहा है। लेकिन ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है, जो कि ओबियसली अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने पेट्रोल को शॉर्ट कर दिया है जी, और वो मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। और हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अगर नजर आ रही है अरमला हसन, तो सड़कों पे ये जलीलो ख्वार होती हुई, माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अवाम नजर आ रही है। हुकूमत ने वार्निंग भी दी थी पेट्रोल पंप मालिकान को, लेकिन उन्होंने इस वार्निंग को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की हम बात कर रहे हैं। लाहौर में भी कल रात को हमारा भी एक्सपीरियंस हुआ। जो पेट्रोल पंप अक्सर तो बंद थे और कहीं 1000 रुपए से ज्यादा गाड़ियों में 2000 से ज्यादा नहीं वो डाल रहे थे। वो कहते जी इससे ज्यादा आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। कसूर पुलिस ने जी पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। पेट्रोल की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। बाइक्स वालों को बड़ी बेचारों को मुश्किलात रही। कल अक्सर मैंने बाइक वालों को भी देखा, वो कह रहे थे जी पेट्रोल नहीं मिल रहा। कोई मतलब अजीब सूरत हाल है। हालांकि पेट्रोल है मुल्क में, कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत ने कहा, मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, ये जो आप जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और एक पैनिक मचा रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब के पास इनके नीचे सारी पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्यों नहीं पकड़ते? अच्छा, कहते हैं हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। भाई एक दो के करें, कोई मिसाल तो कायम करें। और ये जो पेट्रोल वाली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम पेट्रोल पंप्स की, इनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बल्कि शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप कम से कम ऐसे तो ना करें कि जब बढ़ता है तो आप फ़ौरन बढ़ा देते हैं, घटता है तो आप घटाते नहीं हैं, और फिर उसके बाद अभी बढ़ने के हवाले से स्पेकुलेशंस आती हैं और आप क्या शुरू कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। अभी वैसे अपडेट्स हैं कुछ कि जी दर्जन से ज़ायद जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी कब्जे में लिए गए हैं। ये भी बताया गया कि पेट्रोल माफिया ने जो ऑयल टैंकर गोदाम है उसके अंदर इनको ज़ख़ीरा कर रखा है। और पेट्रोल माफिया के खिलाफ दूसरा जो ग्रैंड ऑपरेशन है जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं, कसूर के इलाके पत्तों कीमे और फूल नगर में किया गया है। यहाँ से एक डिपो से 13 लाख लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 33 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस की टीमों ने दर्जन से ज़ायद ऑयल टैंकर्स यहाँ पे कब्जे में लिए। ये तो एक छोटा सा वाक़या है, इतना सा तो कसूर है। व्हाट अबाउट लाहौर, कराची, लाहौर के पंप्स में नहीं मिल रहा, पूरा रीजन उसका। जिस इलाके की मैं बात करी, पॉश इलाका है, वहां पर इस तरह के मसाइल होना, वहां पे फ्यूल ना मिलना बड़ी अपसेटिंग सी बात है और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कि जी अभी पहले इतना पैनिक है मुल्क के अंदर, आप पेट्रोल की शॉर्टेज करके और पैनिक मचा रहे हैं। मुझे लगना है कि लाइसेंस कोई कैंसिल नहीं होता, किसी का ना होना। अगर किसी एक का होना, मसला ये कि जिनके पेट्रोल पंप्स हैं वो खुद तो अशराफिया में बैठे हैं, वो खुद तकरीबन फैसला करने वालों के आसपास होते हैं, तो फिर अवाम का क्या बनना है? अवाम ने ऐसे सड़कों पे जलील ही होना है। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक बात है जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो खुद भी हर अथॉरिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल आम अवाम के लिए। तो इस पे खैर हमने कहा कि हम जरूर बात करें। वी होप कि कुछ इसके ऊपर आज डेवलपमेंट होगी और कुछ बेहतरी आएगी अवाम के लिए। इसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वी हैव अ क्रिकेटिंग न्यूज़। PSL 8 के हवाले से कल हमने आपको बताया था, थोड़ा हल्के डिग्री का बुखार जो है ना, वो हल्की आंच में PSL 8 शुरू हुआ चाहता है। बिल्कुल 8 के लिए तैयारी पकड़ ले। नई ट्रॉफी की रोडवाई आज शालावार बाग में होगी जी।
और ये ओपनिंग सेरेमनी ट्रॉफी है, तमाम 6 टीमों के जो कैप्टन हैं इनकी शिरकत मुतवक्के है। ऑफिशियल गाना 1-2 दिन में रिलीज होगा, अभी तो नहीं हुआ। ऑफिशियल गाना जो हमने आपको कल बताया था, आसिम अजहर है, शे गिल है, फारिस शफी ने गाया है और 13 फरवरी को बाकायदा इस इवेंट का आगाज होगा। लेकिन ये जो नई ट्रॉफी आई है PSL की, या शालीमार बाग के अंदर इसको रोनमाई की जाएगी और जो कैप्टन है एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे होंगे, कुछ छोटी सी तकरीब होगी। कैप्टन का आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में इमाद वसीम साहब आ गए कैप्टन। अच्छा। उन्होंने उनकी कल से एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया और लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम सारे मैच विनर्स को कराची किंग्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो टीम के लिए खेलते हैं। अब हमारे अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स नहीं है जो अपनी जात के लिए खेलते हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका इशारा किसी पाकिस्तान के बड़े बैट्समैन की तरफ है, कम मे बी कैप्टन, बट उन्होंने नाम नहीं लिया तो हम क्यों लें। लेकिन उनकी स्टेटमेंट कल, और उस पर कुछ क्रिकेट शायकीन जो है ना, उन्होंने कहा ये बिल्ली थैले से बाहर आई है, जो आपने बात की है मादे से, बट वी डोंट नो, लेकिन ये स्टेटमेंट चल रही है, कल उन्होंने ये कहा है। खैर देखते हैं जी क्या होता है PSL के अंदर। हमें ये सारे गॉसिप्स चाहिए, हमें ये सारी सरगर्मियां चाहिए, वी जस्ट वांटेड वो सारी हीट चाहिए हमें, वो थ्रिल चाहिए जो अभी तक मिसिंग है इस PSL के अंदर। उम्मीद करते हैं आगे चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं। आज यूजुअल अच्छी खबर के बाद हमने बुरी खबर की बात करनी होती है, नहीं बड़ी खबर, बड़ी खबर। एक दिन आएगा कि हम इस बड़ी खबर में भी आपको अच्छी खबर देंगे, फिल वक्त नहीं है। IMF के साथ बातचीत जारी है। हुकूमत और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात है उसका आज आखिरी रोज़ है। IMF की शराइत हैं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हुकूमत परेशान है, अंडर प्रेशर है, चैलेंज है बहुत बड़ा। रोज़ एक नई शर्त IMF सामने लेकर आता है। ऐसा लगता है कि IMF इज़ गोइंग टू एक्चुअली ड्राइव द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री नाउ। जिस बात की हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, IMF की जानिब से बिजली गैस सेक्टर में जो गर्दिशी कर्जा है जो कि बहुत ज़्यादा है, उसको मुसलसल मुतालबा सामने आ रहा है कि आप इसको ख़त्म करें, चाहे आप कहीं से भी कट लगाएं। कभी गैस के मद में, कभी बिजली, तरक्याती बजट की मद में 50% कटौती की खबरें सामने आती हैं, कभी GST 17 से 18% करने का मुतालबा सामने आता है। और दूसरी जानिब जो खसारे का शिकार मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं, इनके बारे में, इनकी निजकारी पर जोर दिया जा रहा है, जिस पर हुकूमत सरेंडर कर रही है। आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में हुकूमत तो कामयाब नहीं है, लेकिन कोशिश हुकूमत बहरहाल कर रही है। IMF के डू मोर के मुतालबे को मानने पर ऐसा लगता है कि अब हुकूमत मजबूर नजर आ। बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गैस और बिजली की कीमतें 50% बढ़ाने और GST 18% करने की मंजूरी दे दी है, मगर अवाम बिजली और गैस के बिल से अभी तक परेशान है। और इस इतलाक के बावजूद जो बाद की सूरत हाल है वो मजीद ख़राब होगी और जो महंगाई का तूफान आएगा वो हम सबको अंदाज़ा अभी है ही नहीं। और मुल्क में जो महंगाई का शॉर्टेज चेक करें, हाँ, अभी से हो रही है। पेट्रोल हमने भी जिक्र किया, अभी आटा और ये दीगर चीज़ें भी शामिल होना शुरू हो जाएंगी। और 47 साल रिकॉर्ड पहले ही टूट गया है मुल्क में महंगाई का, और अफराते ज़र की शरह 5 दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। IMF प्रोग्राम हम बहाली से मुतल्लिक बात कर रहे थे पहले भी कि कब महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, और IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद जो महंगाई है वो 35% तक पहुंचने का खदशा है। एक बरतानवी जरीदे ने जी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जोहरी ताकत इसके कर्ज नगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह आपको पता है गिर चुकी है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद जो खतरात थे डिफॉल्ट के वो बरकरार रहेंगे, ये रिपोर्ट कहती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद है। दोनों बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, उनसे हम बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमानों को खुशामदीद। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद डॉक्टर खाकान। डॉक्टर शुमाइल, आपकी इजाज़त। डॉक्टर साहब, हमने सारा मंजर तो सामने रखा है और इसमें कुछ नया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं मईशत के हवाले से हम जब भी इंट्रो करें, कम अज़ कम पिछले कोई 8, 10, 12 महीनों से, तो कुछ नया नहीं है। वही एक पिक्चर है जो हमारे सामने मुसलसल आ रही है। आप चूँकि IMF के साथ यू बीन इन अ क्लोज रिलेशन, वर्किंग रिलेशन, तो हम चाहते हैं कि ज़रा हमारे सामने पिक्चर रखिए। अब ये जो मुज़ाकरात के अंदर डेवलपमेंट है वो किस हद तक हुई है, और ये जो मुतालिबात हैं IMF पे, जिस पे कभी किस चीज़ के हवाले से खबर आती है, कभी किस चीज़ के हवाले से खबर आती है। IMF की डिमांड्स हैं एंड समहाउ दे आर राइट एज वेल, जो हमने इतना बर्डन अपने ऊपर इकट्ठा किया है। तो हम कहाँ पहुँचे और इसका रिजल्ट क्या निकलता देख रहे हैं अब आने वाले कुछ दिनों में। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके 12 महीने से जो भी नंबर्स आप देखें वो अच्छे नहीं है, बट the sad part is that they are deteriorating. You know, आजकल with a very heavy heart I say this, Pakistan should not have been here where we are today. और ये मैं short term की बात कर रहा हूँ, मतलब long term तो मसाइल चल ही रहे हैं। And when I say this, मतलब $3 अरब के ज़खायर रह गए हैं,
आपने 15 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो ब्लीड किए हैं ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। आपकी रेमिटेंसेस हर्ट हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स स्लो हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स स्लो नहीं हैं, जस्ट फॉर कंपैरिजन से। आपने IMF के प्रोग्राम को डिले किया, कई बार किया, फॉर द लास्ट 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म होराइजन पे किया। ये एक मेन वजह रही है जिसमें आपको ये तकलीफ हुई है। शॉर्टेजेस बिल्कुल हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट से लेके पेट्रोल में थोड़ी सी शॉर्टफॉल का आंसर हो सकता है, बट क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है? इसलिए कि मार्केट्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो गई हैं। वो टैक्सेशन पे भी डिस्टर्ब्ड हैं, वो LC की ओपनिंग पे भी डिस्टर्ब हैं। सो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अब क्राइसिस में हैं। मैंने हमेशा कहा आप चैलेंज में रहे हैं, बट अब आप क्राइसिस में हैं। IMF में आप जहाँ खड़े हैं, इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, एंड आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, एंड आई रियली डोंट फील गुड। मैंने पाकिस्तान का एक ही प्रोग्राम जो कंप्लीट हुआ वो किया। ये प्रोग्राम भी साइन, मतलब जो स्मॉल टीम, जो कोर टीम थी, मैं और चंद लोग ही थे, हमने साइन किया। शुरू में चला भी, फिर कोविड में डिले हुआ, बट पिछले 1-1.5 साल से उसको हमने इस तरह लिया है कि IMF आएगा जब हमें बहुत जरूरत होगी, कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये पाकिस्तान का वतीरा 22 प्रोग्राम्स में रहा है। आई एम सॉरी, आई से दिस, हम IMF पे ब्लेम तो डालते हैं, बट आप बिजली की मद 2500 अरब की ब्लीडिंग पे खड़े हैं, आप गैस की मद में 1600 अरब की ब्लीडिंग पे खड़े हैं, और इस साल 952 अरब की ब्लीडिंग करेंगे पावर सेक्टर में। अब आप मुझे खुद बताइए कि मैं आपके साथ क्या करूं? मतलब अगर मैं आपकी ब्लीडिंग को ना रोकूं तो आपका खून खत्म हो जाएगा बॉडी। ये इतना ही आसान है समझना। एंड जो एक डॉक्यूमेंट शेयर होता है जिसका नाम है MEFP, आप समझे, बड़ी आसान लफ्जों में ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि हमने अगले 3 माह में क्या करना है, हम अगले 6 माह में क्या करना है, और उसमें हम रिफॉर्म प्रोग्राम पे एग्री करते हैं। ये अमूमन 3 दिन पहले, और ये मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, वेरेवर आई वर्क, ये अमूमन जो कंक्लूजन से 3 दिन पहले शेयर हो जाता है। दोनों साइड्स उसको पढ़ती हैं और उस पर एक निगोशिएशन करती हैं। आज हम लास्ट डे पे खड़े हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। सो दी माय वरी ऑफ कोर्स is I mean I'm sorry but means Dr. Sahab, shortly आप कह रहे हैं कि things are not going in right direction between government of Pakistan and IMF, आप ये कह रहे हैं? They should have gone in a much better direction. ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। डॉक्टर शमाइल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शमाइल, जिस तरह डॉक्टर खाकान ने कहा कि हमने इतने सालों में जिस तरह से हम सफ़र करते आ रहे हैं और हम IMF पे डिपेंडेंट रहे हैं हर तरह पे, और अब जब ये सारी चीज़ें स्टेट इनसे मुज़ाकरात भी कर रही है और हम आवाम के ऊपर बर्डन भी डाल रहे हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बावजूद अगर चीज़ें सही सिमत में नहीं जा रही तो इसमें फिर सिर्फ हम IMF को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें स्टेट की जिम्मेदारी भी उतनी है और स्टेट की पॉलिसीज़ में भी उतना ही एक जो कह लें ड्रॉबैक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? डू यू एग्री? जी बिल्कुल, डॉक्टर खाकान ने और आपने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। असल में तो स्टेट ही की जिम्मेदारी है। IMF तो एक एक्सटर्नल बॉडी है जो अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहा है। जो भी कोई शख्स पैसे देता है, लेंड करता है, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करता है और इंश्योर करता है कि आप जो हैं उनके पैसे वक्त पे वापस कर सकेंगे, और वो उनकी बेस पे आपको मजबूर करता है। वो तमाम चीज़ें जो वो बता रहे हैं वो हमें खुद करनी चाहिए थी, और अभी यहाँ पहुँचने की वजह जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे वो ये है कि पिछली गवर्नमेंट और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बैक एंड फोर्थ जो वादे किए, जो कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स पे बैक ट्रैक किया। अभी इस वक्त फॉर एग्जांपल कहाँ पर फंसी हुई है बात, वो उसमें जो एक अहम चीज़ है जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, जो मेमोरेंडम है वो नहीं अभी तक साइन हुआ या उसकी फाइनलाइजेशन नहीं हुई। उसकी मेन वजह ये कि जो कमिटमेंट्स किए थे या जो एस्टिमेट्स दिए थे, फॉर एग्जांपल जो सूबों ने सरप्लस देना था वो सरप्लस बहुत कम वो इकट्ठा हो पाया है। इसी तरह से जो कमिटमेंट्स बाहर से दूसरे मुल्कों की तरफ से हमने एक्सपेक्ट की हुई थी कि जी हम 5 बिलियन हम रेज कर लेंगे, वो अभी भी इनको यकीन नहीं है कि वो कमिटमेंट्स जो हैं वो हमारी आ जाएंगी और वो पैसे आ जाएंगे। इस वजह से जो तमाम एस्टिमेट्स थे, अंदाजे थे, वो गलत सिमत में जा रहे हैं, और इसकी बेस के ऊपर जो है वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आवाम से रेवेन्यू इकट्ठा करें, बढ़ाएं। इस वजह से वो तमाम चीज़ें जो अभी जिक्र किया आपने कि प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी है सेल्स टैक्स बढ़ाने की, या जो बिजली या गैस वगैरह के जो सब्सिडीज हैं उनको रिमूव करने की,
या उनकी प्राइसेस बढ़ाने की। तो ये तमाम चीजें डॉक्टर ये शुमाइल, रियासत की जिम्मेदारी है सही काम करना। ठीक है डॉक्टर शुमाइल, हम एक बात पहले भी करते रहे हैं, बारहा आपसे भी हमारी डिस्कशन हुई है कि एक जानिब तो माना कि हमारी गलतियां हैं, मुसलसल हम अपने सिस्टम को रिवैम्प नहीं कर पाए, हम अपने रेवेन्यूज़ बेहतर नहीं कर पाए, हम अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ ये जो हमारे लाइन लॉसेज हैं और बिजली की चोरी एंड ऑल दैट। लेकिन दूसरी जानिब हमें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स का हमें सामना रहा है क्लाइमेट चेंज की मद में, जैसे सैलाब की हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम डीरेल रहा है उसका भी हमें एक बहुत नुकसान रहा विद द टाइम। लेकिन फिर वक्त अगर सिर्फ मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर लूँ तो इससे बड़ा हर्ट हुआ है पाकिस्तान, फिर टेररिज्म से बड़ा हर्ट हुआ है, और ये दोनों मसले पाकिस्तान के नहीं थे। एक अमेरिका का था और दूसरा बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इसका तो कहीं ना कहीं इस बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे को एहसास करना चाहिए कि हमने इस वजह से भी सफ़र किया है, हमारे बहुत सारे लोग कोविड की वजह से गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए। क्या कहीं ना कहीं हमारी वो कन्विंसिंग पार भी उतनी नहीं है कि हम IMF को अपना मौक़िफ़ बता नहीं पा रहे जिसकी वजह से हम बेहतर नेगोशिएट कर सकें, या वाकई सिर्फ बात इस वक्त सिर्फ डिजिट्स के ऊपर हो रही है, जो मौजूदा है उसके मुताबिक IMF चाह रहा है कि वो चीज़ों को लेके चले? देखें, बात तो हमारी बहुत लंबी है। अगर हम देखें टेररिज्म का जो दौर गुजरा था, अब हालिया जनरल मुशर्रफ पास्ट हुए, तो उनके दौर से लेके अगर हम देखें तो हमें पूरी दुनिया ने बहुत सपोर्ट किया टेररिज्म के अंदर। हमारे जो डेट्स थे वो रीशेड्यूल हुए, हमें कुछ हॉलीडेज मिले। कोविड के अंदर देखें हमें हॉलीडेज मिले, और बहुत से मुल्कों ने हमारी जो प्रीमियम पेमेंट्स थी उनको डिले किया। तो ये हमेशा ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलता है। और अभी अगर हम देखें जो हमारे फ्लड्स आए हैं, डेफिनेटली वो क्लाइमेट जो है वो दुनिया की डेवलप्ड ममालिक की वजह से हमारे ऊपर उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अभी हमें कमिटमेंट जरूर दिए हैं। तो वो तमाम चीजें हैं। प्रॉब्लम ये कि जब हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलता है तो वो वक्त होता है जिसमें हम ऐसे स्टेप्स उठाएं जिसमें हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें और वो सही फैसले करें, पॉपुलिस्ट डिसीजन ना करें, वो फैसले करें जिसका मतलब ये हम एक्सपेंडिचर्स को ठीक करें, अपने लॉसेस जिस भी इदारे में है वो कम करने की कोशिश करें, एफिशिएंसी बेहतर करें, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें। अब देखिए सीरियसनेस का एहसास देखें कि इतनी सीरियसनेस सिचुएशन है जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है वो कितना बड़ा है और बढ़ाते जा रहे हैं अपनी नए लोगों को और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम हर नए दिन में यहाँ आकर हमें लगता है कि वो सीरियसनेस नहीं। डॉक्टर खान, मैं आपका कमेंट इसी सवाल के ऊपर चाहूंगा। आर वी लैकिंग समहाउ और कन्विंसिंग पावर हमारी उतनी नहीं है? आप इस पे पहले भी आई रिमेंबर आपने बात की थी, या फिर मसला सिर्फ नंबर्स का इस वक्त? आप क्या कहेंगे? मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान का जो कलीदी मसला है वो एक ही है, और वो है कॉम्पिटेंस लेवल एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इसमें कोई शक ना रखें, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि आप जनरलिस्ट से पाकिस्तान पूरा चलाएं, जबकि एनर्जी सेक्टर, जबकि प्राइवेटाइजेशन, जबकि फाइनेंस, जबकि बजट, जबकि फिस्कल साइड, ये सारा कुछ जो है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं विद अ जनरलिस्ट रेजीम। इस रेजीम से आपको हर सूरत में निकलना पड़ेगा। इन द शॉर्ट रन भी आप सिर्फ इसको आसानी से इमेजिन करें कि इस वक्त जब आप IMF से निगोशिएट करते हैं तो 11 के करीब PhD खवातीन और हजरात आपके सामने बैठे होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि उनकी कॉम्पिटेंस कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मॉडलिंग पाकिस्तान, एंड आप अपनी साइड तो खुद इमेजिन कर सकते हैं, मैं इस पे कमेंट ही नहीं कर सकता। सो कॉम्पिटेंस तो पाकिस्तान का कलीदी मसला है, निगोशिएशन में भी मसला है, हर चीज में मसला है। बट हैविंग सेड दैट, अभी हमें जो अब डिले किया है, मैं इससे इसलिए डरता हूं कि आपने सिर्फ 2 शॉर्टेजेस थोड़ी सी देखी हैं, और आपको कितनी, आपने आटे की शॉर्टेज देखी, आपने देखा कीमत 50-60 से लेके 150 से 165 पे चलेगी। फ्यूल की शॉर्टेज देखी तो आपको तकलीफ हुई। पाकिस्तान शुड नॉट एंड कैन नॉट गो टुवर्ड्स एनी अदर वे बट टू गेट द IMF डील डन। मुझे इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए था कि हमें ये बहुत ही सीरियसली कर लेना चाहिए था। अब मुझे तशवीश ज्यादा क्यों है? आई हैव नेवर सेड दिस बट आई हैव ऑलवेज नोन दिस। ये बिजली बढ़ाना, ये गैस बढ़ाना, ये टैक्स लगाना, ये सब हमारे हाथ में है, और मैं सोचता था कि जब एंड गेम आएगी तो हम वो कर जाएंगे। प्रॉब्लम इस वक्त जो है, और शुमाइल ने भी सही कहा, प्रॉब्लम ये है
कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो मेरे या हुकूमत के या लोगों के हाथ में नहीं है, वो मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल डेटर्स के हाथ में है। और वो कन्विंसिंग इज फार मोर चैलेंजिंग देन कन्विंसिंग यू एंड मी कि आप पे बिजली का बोझ ज्यादा है। That is why I stay अच्छा very worried about अच्छा it. डॉक्टर हक्का ने भी डॉक्टर शमाइल ने एक और पॉइंट रेज किया कि जब भी हमें थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा डिपेंडेंट रही है माशाल्लाह, आईएमएफ के आदी ऊपर, हम आदी हैं। तो उसके बावजूद जब भी हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, हम अपनी पॉलिसीज को उसके मुताबिक नहीं डालते, हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करते, हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की जानब नहीं जाते, और उसका नुकसान ये होता है कि जब सर पे आता है तो हमें इतने जो कह लें स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पॉलिसी से लेकर इन सारी चीज़ों में चेंजेस को लेके गवर्नेंस की या स्टेट की कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रही है, और हमेशा हमें लोगों से लेकर अपनी इकोनॉमी को सहारा देने की ज़रूरत पेश आई है। दुनिया के किसी मुल्क ने भी फॉरेन एड, फॉरेन एडवाइस और फॉरेन इंटरफेरेंस से कभी भी तरक्की नहीं की, क्योंकि तरक्की होती है पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में, और पैदावारी सलाहियत 3 एरियाज में, और ये इकोनॉमिक मॉडल भी यही कहता है, वो है कि आपके लोग कितने काबिल हैं, आपकी इंडस्ट्री कितनी काबिल है, आपकी जमीन कितना अच्छा सोना उगल रही है। ये 3 चीजें हैं। आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेवल आपको थोड़ा ज्यादा है डॉक्टर खाकान। वैसे तो आप हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। आज आई कैन फील इट थोड़ा ज्यादा। I am worried because I've done so much of IMF work कि आखिरी दिन तक अगर MEFP शेयर ना हो, इवन हम अल्लाह करे कि उस पे कोई एग्रीमेंट कर सकें आज 12 घंटे में, चले और अगर ना हो तो Obviously being Pakistanis we are all concerned, और आप जैसे पाकिस्तानीज क्योंकि चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं तो उनका कंसर्न है और होना भी चाहिए। लेट्स होप फॉर गुड। जी, एक इसमें होप ये है कि देयर आर 2 ways to go about it today, और यही मैं I talk to everyone in Pakistan and abroad also। एक ये है कि अगर आज नहीं भी होता 12 घंटे में, तो मार्केट्स को जिटरी नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान एग्रीमेंट नहीं करेगा इवेंचुअली। अगर डिले भी होता है तो IMF 2 दिन और रुक जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हमने पहले भी किया है। रेसिपिएंट कंट्री रिक्वेस्ट कर देती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दे कैन गो बैक टू वॉशिंगटन एंड still have a negotiation and finalize over Zoom or Skype. Okay. So इन 3 सिनारियोज में से एक has to come through. Best case of course के हम कर लें कुछ आज ही, अगर अदरवाइज तो मार्केट्स को जिटरी नहीं होना चाहिए। एंड और मैं ये जरूर कहूंगा इन द वेक ऑफ होप के अथॉरिटीज आर सीरियस टू गेट। ठीक है फाइन। वी हैव लास्ट 1 more minute। आप डॉक्टर शमाइल आप इस पे कुछ भी ऐड करना चाहें? जी, मैं बस कंक्लूड ये करूंगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये डेडलॉक नहीं है, इंगेजमेंट जारी है, और हो सकता है कि ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कंक्लूड होगा, वे फॉरवर्ड निकलेगा, और हमें इसमें से ही अपना रास्ता निकालना है। लेकिन हमें सीरियसनेस का मुजाहिरा करना है। सस्टेनेबिलिटी और इंडिजिनाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। और हम डॉक्टर साहब ये भी समझे कि हम कोई भी ऐसी बात जो कि हम सोच के गए थे कि हम इस पर्चे में इस तरह से भी लिखेंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा कन्विंस हो जाएगा, तो शायद हमारा कोई भी आर्गुमेंट वैसे नहीं चल रहा। आप ये भी कह रहे हैं? नहीं, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा, हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब इस दफा ब्लफ नहीं चलेगा। ब्लफ नहीं चलेगा। वाह, ओके, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर खाकान नजीब, डॉक्टर शमाइल दाऊद, दोनों मईशत को समझते हैं और उन्होंने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने रखी। डॉक्टर खाकान का ये कहना था कि इन एनी केस बाय हुक और बाय क्रुक वी हैव टू गो थ्रू दिस। हमने इसको मीट करना है और फिर हमें अपनी रिफॉर्म्स भी करनी है। एज डॉक्टर शमाइल सेड, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, करते रहेंगे। फिल वक्त सिर्फ हम उम्मीद ये करते हैं कि इसका कोई रिजल्ट बेहतर निकले। पाकिस्तान फिल वक्त इस वक्त जिस सूरत हाल में है उससे निकले और आगे बढ़े, और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी कुछ बेहतरी हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ टर्की के हवाले से। तुर्किया में आपको मालूम है ज़लज़ले ने बहुत तबाही मचाई है और जो डेथ टोल है मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है और ताज़ा तरीन खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही हैं।
इस वक्त बताया जा रहा है कि हज़ारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और जो हलाकतें हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, अगर हम तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात के हवाले से बात करें तो 15,000 से तजावज़ कर गई हैं। 12,000 शाम तुर्की के अंदर हैं, जबकि 2,000 अफराद के हवाले से रिपोर्ट शाम में आ रही है। 2 रोज़ बाद ये भी टेंटेटिव फिगर्स हैं, कोई कंफर्म नहीं है। अभी हम उस हवाले से भी बात करेंगे। 2 रोज़ बाद भी मलबे तले जो अफराद हैं उनकी तलाश जारी है। ताहम शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस जो मुतासरीन हैं और जो रेस्क्यू है उसको कठिन हालात का सामना करना पड़ रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में आपको पता है मौसम की वजह से भी और दीगर मामलात की तरफ वजह से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमारतों के मलबे से 8,000 से ज़्यादा अफराद को निकाला जा चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस आ रही हैं, कई मनाजिर हैं और कई शहर मलिया मेट हो चुके हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, वालिदैन बच्चे बहुत ही जो कह लेना अफसोस भी है और दिल उदास भी होता है ऐसी वीडियोस देखकर। चंद वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी, इसमें 8 साल बच्चा है, उसके पैगाम ने सबको ला दिया। एक बच्ची मलबे तले दबी हुई थी, उसने रेस्क्यू वाले से जो कलाम किया, अनफॉर्चुनेटली देखकर ही दिल खराब हो रहा है। एक जानिब ये तबाही है, दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की लगाई पाबंदियां हैं, इन्होंने जो मुतासरीन हैं इनकी जानों को मजीद खतरे में डाल दिया है। तुर्की में 1,30,00,000 अफराद मुतासर हुए हैं इनसे, 3,80,000 बेघर हुए हैं। बेघर होने वालों को पनाह फराम कर दी गई है। जो मारूफ तुर्क शेफ़ है आपको पता है, उनकी जो बुराक ज़लज़ले में उन पर फूट फूट कर रोने लगे, उनकी वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं और बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। आई मीन आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग अब दे आर वेल अवेयर। हम इस बड़े स्केल के ऊपर होने वाली तबाही के बाद की सूरत हाल क्या है। फ़ारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक से हम बात करते हैं, सहाफ़ी हैं और वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि एक रियल टाइम पिक्चर अगर हमें मिल सके और उनसे हम जान सकें। तुर्किया से ही हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दो इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट इन टर्की, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे बिल्ट हुई है और जितनी तबाही वहाँ पे हुई है। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके इल्म में है किस हद तक तबाही हुई है और सूरत हाल क्या है, हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। अब तक के जो हालात हैं वो अगर नंबर्स जैसा आप बता रहे हैं, जैसा आपने सारे नंबर्स अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तबाही की तो ये नंबर्स अभी कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे जो तादाद है अमवात की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे हताय शहर है, हताय शहर में अगर कुल आबादी है वो 1.25 लाख है, तो अब तक उसमें जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी तादाद जो बताई जा रही है तकरीबन 60,000 के करीब मिसिंग पर्सन है। मिसिंग पर्सन का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि इस टाइम यही समझ आ रहा है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं मलबे में दबे हुए हैं। ठीक है, और ये 60,000 फरूख ऑफिशियल फिगर है जो अभी तक सामने आ रही है कि 60,000 एक शहर की बात, एक शहर की सिर्फ ये बात है, और ऐसे मजीद कितने शहर हो सकते हैं? देखिए ऑलमोस्ट 10 सिटीज हैं जो इफेक्ट हुई हैं। हर सिटी के अंदर जो मिसिंग पर्सन की तादाद है कहीं पे 30,000 है, कहीं पे 40,000 है, कहीं पे 10,000 है। अभी भी स्टिल लोग ये मतलब उन शहरों में लोग ढूंढ रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कि भाई कहीं से हमारे पास कोई टीम आ जाए। इतना बड़ा डिजास्टर है कि अगर आप अपनी आंखों से उस मंजर को देखें तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे कोई क़यामत आ गई। अल्लाह आसानी करे। फ़ारूक, ऑब्वियसली ऐसे हालात में किसी हम रेस्क्यू या जो सर्च ऑपरेशन है उस पर कह सकते हैं कि बहुत चैलेंजिंग होगा किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आफत के लिए कोई भी मुल्क उस तरह से तैयार नहीं होता। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से भी ये रेस्क्यू के हवाले से हेल्प की गई है, लेकिन क्या आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने देखा भी है कि जो रेस्क्यू है और सर्च ऑपरेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसकी जो काम करने का रफ्तार है, जो रेस्क्यू की जो ऑपरेशन है किस तरह से स्लो है, स्टेडी हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। जी, इस पे हम इस समय बात करेंगे। सबसे पहले जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आ चुकी हैं। हर कंट्री से तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40% या सम कंट्री से मोर देन 100% आए हैं जो प्रोफेशनल हैं डिजास्टर एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मोर देन 30 कंट्रीज हैं जिनसे टीम्स आ चुकी हैं यहाँ पे। अच्छा, जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है यहाँ पे वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेदर कंडीशन। ठीक है, वेदर कंडीशन बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है
शदीद सर्दी है, कई शहरों में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, कई शहरों में बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि 4 से 5 शहर हैं, उनमें इस तरह से तबाही हुई है कि अगर एक गली है, एक गली में अगर 10 बिल्डिंग्स हैं तो 10 में से 7 बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर चुकी हैं और सिर्फ 3 बची हैं। तो ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर तकरीबन 10 से 15 लोगों का ओके, इन द एंड फारूक, काम करती है। हुकूमत ने जी। अवाम के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? वहाँ पे सोग का भी ऐलान किया गया है और हुकूमत बहुत मसरूफ है, ओबियसली इतना बड़ा डिजास्टर है। इस हवाले से आप ऑफिशियली जी। कुछ हमें बता पाएं आखिरी मिनट में, 30 सेकंड्स हमारे पास। जी हुकूमत ने 3 महीने का सोग का ऐलान किया है। अब तक हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे उनमें 10,000 लीरा डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और ये सोग जो है 3 महीने का ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटीज, कोई भी किसी भी कंट्री का दौरा भी इस साइड पे ऑफिशियली नहीं होगा इस तरह से। ठीक है फारूक, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया। फारूक हमारे साथ मौजूद, जो कि हमें बता रहे थे कि 10,000 लीरा पर पर्सन गवर्नमेंट ने तकसीम करने का फैसला किया है। कोई ऑफिशियल दौरा है उसको मनसूख कर दिया गया है। हर 10 में से 7 बिल्डिंग्स फारूक ने हमें बताया कि वो गिर चुकी हैं। बहुत मखदूश सूरत हाल है। अल्लाह देख लेंगे। तड़के तड़के हमारा सेगमेंट है और उसमें हम अवामी मसाइल पे बात करते हैं। आज देखते हैं क्या है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर बट। आटे, चीनी, दाल, चावल की कीमतें नहीं बताऊंगा, सीधा मुद्दे पर आऊंगा। आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्हें पॉलिटिशियन 5 साल बाद याद करते हैं। घर वाले हर तनख्वाह पे याद करते हैं, वापडा और गैस वाले हर महीने याद करते हैं, और खर्चे घड़ी घड़ी लम्हा लम्हा याद करते हैं। जी हाँ, आइए मिलते हैं पाकिस्तान की आम आवाम के साथ। उस्ताद जी किधर? ये सर ये बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? मुझे गाने का बहुत शौक है, अपने गाने का, अपना गाना यानी कि मैं बना लेता हूँ, खुद बना लेता हूँ, मगर पढ़ा नहीं हूँ, मगर एक 10-15 मिनट में मैं एक गाना बना सकता हूँ अपना। मुझे जिंदगी में पहली बार एक ऐसा न्यू सिंगर मिला है कि जो अपने गाने गाता है, वरना लोग लोगों के गाने गा के सिंगर बन जाते हैं। यार फिर एक गाना सुनाओ। हाँ जरा। ओ सो मुहाबत अदा की फायदा के जेड़ी दिलों यार ना कीती ते पिछे बाप नू सारे ही रोंदे ओए किसे जींदियां कदर ना कीती। अच्छा यार, ये बड़ा अच्छा गाना था आपका। अब मुझे किसी मशहूर बंदे का भी कोई गाना सुनाओगे, बहुत पॉपुलर सॉन्ग। सर मैंने कभी किसी का नहीं सुनाया है, कभी किसी का नहीं गाया, मैं अपने ही गाता हूँ और अपने सुनाता हूँ। वाओ, कॉपीराइट को बड़ा मद्देनजर रख के अपने टैलेंट को शो कर रहा है। इसको कभी स्ट्राइक नहीं आएगी जिंदगी में, ये कामयाब सिंगर है। चाचा जी ये बताएं कि आने वाले दिनों में कौन सी हुकूमत पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकती है? ये नहीं हालात सही कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये सारे चौल होले ने कापा अपनी इन्होंने पई। चाचा जी का गुजारा किमें होएगा? वो बस इंजी है, बस अल्लाह ताला काम चलान दिया है। चाचा जिंदा है जी, खर्चे भी जिंदा हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸੌਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ रब तरसी करने आए हुए थे, सानू खाना दे जाते हैं। 2014 में जो है ना कि काम हमारा बिल्कुल ठीक था, तो अब आके ना काम की सूरत हाल ऐसी है कि जब भी घर से आते हैं बस फारिग होके चले जाते हैं। बच्चे हाथों को देखते हैं कि पापा कुछ लेके आए हैं कि नहीं। महंगाई सर इन्होंने बहुत की है, जब से नून लगाई है कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आटा कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, पेट्रोल की कमी हो गई है। और जब इमरान खाता तो हर चीज़ मिलती थी, बेशक महंगाई हुई थी लेकिन हर चीज़ मिलती थी। गुजारा कैसे हो रहा है?
बस अल्लाह का शुक्र गुजारा हो रहा है, जैसे ही हो रहा हो तो रहा है, खाना तो खाना ही पड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੌਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2-3 ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। काम मिलता ही नहीं सर जी। हाँ रोज सारे बंदे इवें शामी चले जाते हैं। अगे 1200 रुपये थी, हुण 1000 रुपये दिहाड़ी ते बंदे नहीं ले जाते। रोजगार इन्नी कोई काम नहीं मिल रहा सर जी। आने वाले दिनों में किससे उम्मीद है तुम्हें कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर लेगा कोई? इमरान खान और बंदा इमरान खान कर सकता और बंदा ही कोई नहीं रह गया पाकिस्तान के हालात सेट। हाँ जी, इमरान खान ही कर सकता वो। सर जी असल में बात ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है ना वो इनमें से तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना अपने अपने मफाद के खातिर लगे हुए हैं। सारे जाके IMF के पास, इधर अमेरिका के, यूरोप के, सब के पास घुटनों में पड़े हुए हैं कि हमें कर्जा दे दें। कितने दिन हुए काम नहीं मिला? हमें तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। घर में कितने खाने वाले हैं आपके? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अगर आपको यहाँ पर काम नहीं मिल रहा तो वो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है, कभी कोई हफ्ते बाद 1 आध दिहाड़ी लगती है। आपको पता है इस महीने हमारे ऊपर 200 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगने हैं। वो तो महसूस हो रहा है, अभी से काम बंद हो रहा है, आगे पता नहीं, अल्लाह ही वारिस है। मर जाएंगे गरीब दिहाड़ीदार और की होना। तो फिर गरीब की हल कट रहे अपनी इस हालात को ठीक कोई भी नहीं असी की कट सकते हैं। महीना डेढ़ हो रहा इस तरह का चल पिया तो मेरा मतलब भीख मंगन तो मजबूर हो जाएंगे और की। हाँ जी काका जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान। शान बेटा क्या करता है? काम करता हूँ चाय का। चाय का काम करता हाँ है? जी। तो कितना कमा लेते हो इस काम से? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये महीना? हाँ जी। तो कितने बहन भाई हो? 7। 7 बहन भाई। और भी बहन भाई काम करते हैं? नहीं, वो पढ़ते हैं। तो बेटा तेरी तो पढ़ने की उम्र थी, तो तू पढ़ बस नहीं रहा? मजबूरी है। हैं? मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ जी। तो खेलने की भी उम्र है तेरी, खेल भी नहीं रखे? नहीं खेलने नहीं, शाम 8 बजे आता हूँ और 8 बजे चला जाता हूँ। उसकी खेलने की उम्र है और उसको पता ही नहीं ये खेल होती क्या है। ये था आज का तड़के तड़के, जिसमें हमने आम पब्लिक के साथ बात की। इनके मसाइल, हालात और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो ये कि ये सब लोग पुरुमीद हैं अच्छे दिनों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट सफर है शर्त का, और वादी सून के अंदर वकार भाई मौजूद है। अच्छा, ये इस पूरे सीजन की सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड भी कह सकते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब का घर एक्सप्लोर किया है वकार भाई ने, दिखाते हैं आपको। बहुत शदीद तशन्नुज में मुब्तला लोगों, यहीं करीब मोहब्बत का एक करिया है। यहाँ तो धुएं ने मनाजिर छुपा रखे हैं, मगर उफ़क़ बका का वहाँ से दिखाई देता है। यहाँ अपनी सदा कान में नहीं पड़ती, वहाँ खुदा का तनफ़ुस सुनाई देता है। ये जो करिया मोहब्बत है, और ये जो मैंने आपको नज़्म छोटी सी सुनाई है, ये अहमद नदीम कासमी साहब की है। और ये जो करिया मोहब्बत है, ये अंगा है। ये वादी सून सकेसर का एक खूबसूरत गाँव है। यहाँ अहमद नदीम कासमी साहब की पैदाइश हुई, यहीं इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की। और जब इस घर में आप एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो ये सैर ज़दा कर देने वाला घर है। इसी तरह सैर ज़दगी है उसमें, जिस तरह कासमी साहब की शायरी में आप देखते हैं, कासमी साहब की अफसानों में आप देखते हैं, कासमी साहब के अछूते ख्यालों में आप देखते हैं, उनकी तरक्की पसंद सोच में आप देखते हैं। ये तमाम जो फिनोमेनाज हैं, ये तमाम मामलात हैं, ये उनके घर के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनका घर भी उतना ही सैर ज़दा कर देने वाला है। उनका घर आपको दिखाते हैं अहमद नदीम कासमी साहब का, और ये अंगा है जो कि खुशाब का एक खूबसूरत गांव है। मेरे साथ अदनान आलम अवान साहब हैं। वादी सून केसर के हवाले से जो मोहब्बत इनके दिल में है और जितना इन्होंने काम किया है, वो तो वादी सून जो है वो सारे बच्चा उससे वाकिफ़ है। अदनान साहब बुनियादी तौर पर जियोलॉजिस्ट हैं। और अदनान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़। मुझे अभी तक ना यकीन नहीं आ रहा कि मैं अहमद नदीम कासमी साहब के घर खड़ा हूँ। उर्दू अदब के 3 मेजर बड़े ग्रुप्स में, यानी एक फैज़ साहब ग्रुप था, एक अनवर सज्जाद, एक यानी लॉबी की अगर हम बात करें, एक अहमद नदीम कासमी, और उनके घर में, अच्छा उनके घर में अभी तक मुझे, मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पुरानी जो एक कदामत है दीवारों से, वो अभी छलक रही है, मौजूद है, आपके सामने है। तो सर, आप मुझे बताएं कि ये जो पत्थर है, मतलब अमेजिंग है, ये क्या है? जी बिल्कुल, ये इसको हम दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्टीन स्टोन, लेकिन यहाँ पे इसको खंगर के नाम से पहचाना जाता है।
अगर हम पूरा वादी सोन में आप फिरें तो हार्डली आपको चंद मकानात नजर आएंगे जो इस पत्थर के बने हैं। अंगा में ये वाहिद कमरा है। अंगा में इस वक्त खंगर का इसके साथ का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। एक दो और गांव हैं, लेकिन इस पत्थर की दिलचस्प बात यह है कि इसको साउथ रेंज में इस वैली में ज़्यादा हिंदुओं ने यूज़ किया। अम के टेम्पल्स कम्प्लीटली इसी से कंस्ट्रक्ट हुई है। और इसमें इसकी जो मैकेनिज्म इसमें यह है कि इसकी चूँकि इसकी पोरस है, इसमें सुराख है, तो इसमें जो मटेरियल था सीमेंटिंग वो आसानी से वो सीमेंट हो जाता है। तो अदनान साहब, ये जो खंगर है, ये एक तो है ना कि आपने जैसे पत्थर लिए, उनकी थोड़ी सी तराश खराश की और फिर आपने बना दिया, इस तरह के हमने देखे हैं आर्किटेक्चर, लेकिन ये प्रॉपर ईंटों की शेप बनी हुई है। अच्छा, मैं अब ये भी कह सकता हूँ कि ये अगर कदीम किसी जगह पे आपको ये चीज़ नज़र आए इस तरह की ईंटों की शेप, और इसमें ऑफ कोर्स ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है और सारा कुछ है, तो वो कोई साहिब सरवत आदमी ही ऐसा अफोर्ड कर सकता है या आम आदमी भी ये कर सकता है? जी बिल्कुल। वादी सोन में चंद ही मकामात हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको क्वारी मिलेगी खंगर की, लेकिन ये है कि हमारे 30-40 साल पहले तक जो ये पत्थर तराशने के वो जो लोग थे वो मौजूद थे, और उससे पहले 100-150 साल पहले और उससे पहले यही हमारा बिल्डिंग मटेरियल, यही स्टोन ही होते थे। सोन वैली में उर्फ आम में 3 पत्थर मशहूर हैं। अंगा का ये जो ब्लू स्टोन है, ये ब्लू, यस, ये सैंड स्टोन है, ये यहाँ खुदरी के जंगल से मिलता है। ये अंगा, बल्कि हम सुनते हैं कि उस साइड पे नीला पत्थर है, नौशहरा और केसर पे सफ़ेद पत्थर है जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, और ये रेयर जो है ट्रेवर्टीन खंगर पत्थर। अच्छा, अब ये हम कह सकते हैं कि कासमी साहब के अपने ज़माने का, उनके वक्त में ही ये बना होगा शायद? जी बिल्कुल। इसका जो साइज़ है, क्योंकि ये तकरीबन ईंट से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये प्योरली कंस्ट्रक्शन जो है ये इसी मकान के लिए की गई है। अहमद नदीम कासमी साहब की जो खूबसूरत शख्सियत है, जो मिठास थी उनके लहजे में, जिस तरह की वो हलीम तबा इंसान थे, अहले इल्म इंसान थे, बहुत सारी जेहतें उनकी शख्सियत की, उनके घर में दाखिल हो जाएं तो ऐसी सुकून आवर किस्म की यहाँ पे माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरफ देखते हैं, जिस जेहत में देखते हैं, आपको कुछ वॉलपेपर से नज़र आते हैं। यकीनन ये, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो सारे का सारा, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई होंगी आर्किटेक्चर में बहुत सारा, लेकिन अभी भी वो पुरानी झलकियाँ मौजूद हैं। उन पुरानी झलकियों को अगर महफूज कर लिया जाए तो क्या ही बात। आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, वो पुरानी जो कदामत है उसकी झलकियाँ भी नज़र आती हैं। और थोड़ा सा विजुलाइज आप करें तो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर भी नज़र आता है जो कासमी साहब के बचपन का है। यहाँ पे कासमी साहब का बचपन गुजरा है, और इस जगह की जो सिग्निफिकेंस है, ये एक अहमियत है, वो इस हवाले से भी बहुत अहम हो जाती है किसी भी बड़े आदमी की जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है, कि बाद में उसकी तहरीरों में इस जगह, इस इन्वायरमेंट, इस माहौल, इस बूदोबाश, इस सोसाइटी या जो भी कल्चर था, ये सकाफत थी, वो उसका एक बहुत अहम किरदार होता है। तो बहुत सारे किरदार जो मिल के किसी भी बड़े राइटर को बड़ा राइटर बनाते हैं, उसमें यकीनन उसकी जन्मभूमि का और जहाँ पे उसका बचपन गुजरा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यादाश्त, एक ऐसी यादाश्त जिसको आप कभी नहीं भूलते और आपकी पूरी ज़िंदगी तहरीरों में उसका अक्सर नुमाया रहता है, वो बचपन है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इसको महफूज किया जाना इसलिए ज़रूरी है कि कासमी साहब की तहरीरों में इसको बतौर किरदार इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है। तो यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। उससे पहले, ये रिकॉर्डिंग से पहले मैं बात की थी, अहमद नदीम कासमी साहब को ये नहीं जानते, और मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि ये उनके खिदमत गुजार भी रहे हैं, यही इसी फैमिली में बचपन से इन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, और अहमद नदीम कासमी साहब को नहीं जानते। फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ एक मकामी दोस्त की मदद से कि अगर आप अहमद नदीम कासमी कहेंगे तो ये उनको नहीं जानते, ये अहमद शाह को जानते हैं। तो ये यानी कासमी साहब का ये मकामी नाम आप समझ लें, या जो लोकल, आप उनके इधर खिदमत की उन्होंने, आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे हैं? बहुत सारे साल थे। वो बहुत सारे साल हो गए, यानी आप तुसी जिस टाइम निके जाए हो, छोटे से आप बचपन में, तो इधर ही हैं? इधर ही कदम लगार, हर खिदमत गुजारते हैं। और अहमद नदीम कासमी, अहमद शाह साहब, अहमद शाह, वो आते थे यहाँ पे? जी आते थे। अच्छे आदमी थे? अच्छे, मोहब्बत करते थे? ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अंगा जो है, अंगा गांव, ये अब तब्दील हो गया? जी, तब्दील हो गया, बहुत तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो ये जो पुराना घर था, अभी भी इसका ये जो हिस्सा है, ये बहुत पुराना है? ये पुराना है। ये पुराना है। दरवाजा पुराना है? ये पुराना है, ये 100 साल 100 साल का। हाँ, कासमी साहब के ऐद का।
कासमी साहब का ये खूबसूरत घर, आर्चेज और पुराना जो तामीरी फ़न तामीर, और ये कासमी साहब का खूबसूरत एक्चुअली ये जो घर है, क्योंकि डिफरेंट घर है लेकिन ये कासमी साहब का घर है। और सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अहमद नदीम कासमी जी, चले पूरा मुल्क तो समझें कि उनका गर्विदा भी है, मोहब्बत भी करते हैं। जी 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 जी। और ये उनकी अंगा जो है उनका गांव है, आबाई गांव। आबाई गांव। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनको दोता लगता हूँ। आप उनके दोते लगते हैं। तो ये बताएं कि ये जो ये इस पोस्टर में हम खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली अहमद नदीम कासमी जी 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 जी। और यहाँ उनका बचपन भी गुजरा? जी हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली जो हम सदर दरवाजे से दाखिल हुए थे, हाँ जी, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ घर हैं, तो ये उस वक्त से भी इसी तरह ही है? इसी तरह से है। वो जो उनका रास्ते में है ना मेन गेट, फिर 3-4 घराने और हैं, ये उनका आबाई है, यहाँ ही उनकी रहाइश हुई, पैदाइश यहाँ ही हुई है। आप क्या सुनते हैं बुजुर्गों से या जो आपसे बड़े हैं कि अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं वो आया करते थे? आया करते थे, बाकायदा आते थे। पहले वो आबकारी में जब वो मुलाजिम ग्रेजुएशन किया तो पहले वो मुलाजिम हुई महकमा आबकारी में। महकमा आबकारी में वो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई 1-2 साल सर्विस की है बतौर इंस्पेक्टर। उसके बाद वो महकमा छोड़ दिया है, फिर वो इस शायरी की तरफ आ गए, अफसाना नगारी शायरी की तरफ। एक्साइज। हाँ जी। उसके बाद ये शायरी, और फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी पूरी अदब में गुजारी। और वहाँ पर लाहौर से फ़नून रिसाला वो उन्होंने वही निकालते थे। तो यहाँ आया करते थे। और यहाँ पे अच्छा लगता होगा पहली उम्र में जब ज़्यादा उनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो फिर ज़्यादा बुढ़ापे की तरह गए तो फिर कम आना शुरू कर दिया। पहले बाकायदा साल में आते थे और 1-2 महीने यहाँ रहते थे गर्मियों के मौसम में। कभी कोई ऐसे हैं जो लोग आए कि अहमद नदीम कासमी साहब का घर ढूंढते हुए? वो आते रहते हैं कासमी साहब की मोहब्बत में आते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बैनुल-अक़वामी शख्सियत थे। जी जी। तो उस हवाले से वो उधर आते रहते थे उनका। अब इस घर में कोई नहीं रहता? अब इस घर में कोई नहीं रहता। अच्छा, कोई नहीं रहता? कोई नहीं। उनके बेटे हैं वो लाहौर में, एक उनके बेटे हैं। उनकी बेटी भी है ना? हाँ, बेटी भी है। तो उनकी 2 बेटियाँ, एक फौत हो गई है और एक जिंदा है जी। वो उनका भी वो भी लिखारी हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी लिखारी हैं। तो वो लोग जो हैं वो कम ही आते होंगे? कम आते हैं। तो अब इस घर में कोई नहीं करता? अब इस घर में कोई। अच्छा। लेकिन ये बड़ा आपका अंगा वैसे बड़ा खूबसूरत। हाँ जी, बहुत पुराना शहर है, सुकून है। अच्छा, तो अब लेकिन अब ये बहुत फैल चुका होगा अब जी। आप कासमी साहब की जो ज़माने का अंगा है वो तसव्वुर भी नहीं ला सकते। पहले तो ये इमारतें जो होती हैं वो चंद एक लोगों की थी जो पुख्ता इमारतें। अब तो तकरीबन जो है आधा शहर पुख्ता है, अब बल्कि उससे भी ज़्यादा है। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। यकीन कीजिए कि एक ऐसे सेन में खड़े होना जहाँ कासमी साहब का बचपन गुजरा है, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। वेलकम बैक। आप मिस करे होंगे ना थोड़ा, हमने शुरू में पॉलिटिक्स पे बात नहीं की, हम करेंगे। ऐसा हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल का न्यूज़ शो और पॉलिटिक्स पे बात ना हो। भाई एक और दिन है, एक नया दिन है तहरीक इंसाफ के लिए। अब से कुछ देर पहले, इससे पहले कि हम पहले यानी कि कल की बात करें कि कल क्या डेवलपमेंट्स हुई, आज की काम डेवलपमेंट है। हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी। 23 अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़ों की मंजूरी थी वो मुअत्तल की गई थी हाई कोर्ट की जानिब से। अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि उन्हें कहा गया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचें, और मुख्तलिफ जो अरकान हैं वो अपने आबाई हलकों से यहाँ पे पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। हमें साकिब ने अपडेट किया था। दूसरी जानिब कल एक और अहम रुकन तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब, चीफ व्हिप है ये पार्टी के, इनको मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। और वो भी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाते पुलिस की गाड़ी में सवार हो गए। इन पर जी इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम है। डोगर साहब की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल फिर सामने आ रहा है। दूसरी जानिब जो सूबाई इलेक्शन है इस पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन में संजीदा नहीं दिखाई दे रही, ऐसा लगता है। दोनों गवर्नर्स भी इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से इनकारी हैं और अब निगरान हुकूमतें भी सूबाई इलेक्शन न कराने पर मुसर नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ उज़्र तराशे जा रहे हैं नए नए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब की इंतज़ामिया ने भी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और अफरादी क़ुव्वत देने से माजरत कर ली है और दूसरी जानिब सूबाई इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के लिए ही तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी का क्या हाल हो रहा है सारी सूरत हाल में, ये आप अंदाज़ा। ये तमाशा तो हम सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर वाज़ेह किया है कि मुकर्रर वक्त में इलेक्शन ना हुआ
तो आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। फौरी इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की PTI के हवाले से बात की जाए तो कौमी असम्बली में वापसी को रोकने के लिए काफ़ी हद तक नाकाम दिखाई दे रही है। और जो हमने अभी आपको अपडेट भी किया था, 43 अरकान के जो इस्तीफे हैं उसको री-नोटिफाई करने का जो हुक्म है वो मुअत्तल हुआ था। इस हवाले से आज उनको पार्लियामेंट में बुलाया गया है। PTI की जो मुमकिन वापसी है उसने अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वफाकी हुकूमत के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा दी है और कौमी असम्बली में अहम ओहदे मांगी हैं। मुल्क में एक दिन के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है, मगर PDM की जो वफाकी काबीना है उसने मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड बनाया है नाजरीन। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ही दिन में 7 अरकान कौमी असम्बली को मुआवने खुसूसी मुकर्रर ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे 7 अरकान को मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद जो काबीना की तादाद है वो बढ़कर 85 हो गई है, जिसमें 34 यहाँ पे मेंशन करेंगे हम 34 जो वफाकी वुज़रा हैं, 7 वुज़रा मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं, 40 मुआवने खुसूसी शामिल है। इसमें वफाकी वजीर जावेद लतीफ साहब समेत 21 अरकान के पास कोई कलमदार नहीं है। इस लंबी लिस्ट के बावजूद कौमी असम्बली में जो 38 सेक्रेटरीज हैं जो कि कौमी असम्बली में वुज़रा की अदम मौजूदगी में वक्फा सवालात के दौरान सवालात के जवाब देते हैं। 87-85 वजीर हैं, सवाल के जवाब फिर भी सेक्रेटरीज दे रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, खर्चे कम करने की बात हो रही है और 85 अरकान कैबिनेट हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब और PDM गवर्नमेंट के 85। कामरान यूसुफ साहब से बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कामरान साहब, बहुत शदीद बतौर पाकिस्तानी में अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहता हूं इस पे, और ओबियसली बतौर मेज़बान में नहीं करवा सकता, लेकिन मैं सवाल आपके सामने रखूंगा, आप तज्जियाकार हैं। सबसे पहले इस पे राय दीजिए। ये जो 85 अरकान ऐड हुए, क्या करना है इनका, ये क्या करते हैं, हमें बताएं। आई थिंक मेरे ख्याल में जितना आप लोग इतना शदीद एहतजाज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक और नोटिफिकेशन निकले और आप दोनों को भी मुआवने खुसूसी बना दिया जाए, क्योंकि ये नंबर आ जाएगा बिल्कुल जो है ना, क्योंकि यही तरीका है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। शायद गवर्नमेंट जो है वो राजी करने पे लगी हुई है अपने जो मेंबरान हैं, और तासुर तो ये मिलता है कि बिल्कुल जो जिस तरीके से काबीना में आए रोज इजाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। माशाल्लाह से दुनिया की हम सुपर ताकत हैं। हमारे पास कोई $3 अरब नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में कोई $3000 अरब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। तो ये जाहिर करता है कि ये जो गवर्नमेंट है, गैर संजीदगी भी नहीं कहनी चाहिए। इसीलिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि क्राइसिस कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको रियलाइजेशन हो तो उस क्राइसिस से बाहर भी निकला जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा जो हुकूमत है, जो इनका तर्ज हुक्मरानी है, ये बिल्कुल भी इससे अंदाजा नहीं होता कि इनको शायद हालात की जो नज़ाकत है उसका अंदाजा है, और वो अपने उसी तरीके से चल रहे हैं। और अल्लाह खैर करे कि पाकिस्तान में क्या होता है। और फिर हम ये तासुर दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से, IMF से कह रहे हैं कि जी अपनी शराइत नरम करें, तो वो तो अंधे नहीं है ना, उनको भी नजर आ रहा है कि ये खुद ठीक होना नहीं चाहते और हमसे तवक्को रखते हैं कि हम अपनी शराइत नरम करें और हम कोई हाथ होला रखें। यकीन मानिए आपकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हैं हम। तो ये एक तो इनको जरूरत क्यों पेश आ रही है ये सब कुछ करने की? आई मीन क्या ऐसा कुछ है नहीं इस वक्त, ये जो बंदर बांट जारी है, तो इन बातों को तो हम सुने तो हमें इमरान खान की बातें मिनोवन ठीक दिखाई देती हैं कि ये आए हैं अपने केसेस माफ कराने, ये आए हैं अपनी दौलत बनाने, एज इमरान खान सेज। जिस तरीके से जो लोग अपने MPA के इलेक्शन नहीं जीते, कईयों को मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, उनको उठा के वफाकी वजीर के बराबर ओहदे दे दिए गए हैं और वो इस वक्त उन कुर्सियों पर बैठे हैं, कामरान यूसुफ साहब। तो इस पर फिर इमरान खान साहब की बातों की तो तौसीक करें शहबाज शरीफ साहब। देखें, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो ये कोalition गवर्नमेंट है, 10-11 जमातें इसमें शामिल हैं, और जो जमातें शामिल है उनको भी पता है कि ये हुकूमत मेरे ख्याल में तिनकों के सहारे पर है, और फिर एक एक जो मेंबर है वो मैटर करता है, और फिर ऐसी सिचुएशन में यकीनी तौर पर अब ब्लैकमेल होते हैं। तो ये अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो भी गिला शिकवा करता है, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं तो आपके भी चांसेस हैं कि आपको भी बना दें। तो ये अकोमोडेट उनको करने के लिए, क्योंकि और ये दावा ये करते हैं कि जी जो भी ये मुआवने खुसूसी उन्होंने लगाए हैं वो कोई मरात नहीं लेंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये कह चुकी है कि बेशक आप कोई मरात ना भी लें, लेकिन ओहदा इटसेल्फ जब आपके साथ लग जाता है, बहुत बड़ी लग्जरी है, मरात होती है, एक मरात होती है, आपकी प्रोफाइल जो है वो हाई हो जाती है। आप उस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए कि जी मैं स्पेशल असिस्टेंट हूं या मैं मुआवने खुसूसी हूं, आप अपने बहुत से काम करवाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कहना कि ये कोई मरात नहीं लेते, ये कोई जवाज नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि जब आप इतनी वीक फुटिंग पे हो
तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए फिर इस तरह की हरबे कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि जब तक ये गवर्नमेंट रहती है तो हो सकता है कि जितने भी इनके अराकीन हैं किसी न किसी के पास कोई ओहदा हो। ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है यही कह रहे हैं और ये कुछ अच्छी बात नहीं है। ठीक है कामरान, दूसरी गिरफ्तारियों का मामला है। शेख रशीद के बाद अब आमिर डोगर साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। खान साहब कह रहे हैं जी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये इंतकामी सारी सियासत हो रही है। अब गिरफ्तारियों से हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, इस पर भी जरा कॉमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं हो रहा हुकूमत को। होता क्या है कि जो लोग भी गिरफ्तार होते हैं 2-4 दिन वो जेल में रहते हैं और उसके बाद खूब जो है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर उनका चर्चा होता है, तबसरे होते हैं, विक्ट्री का निशान निकाल के बाहर आते हैं। बिल्कुल जमानत के बाद, जमानत से पर वो बाहर आ जाते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल वही मुझ नहीं आ रही कि इसमें डेफिनेटली अगर तो जेन्युइन को केस हो तो मेरिट के ऊपर तो बिल्कुल आप उसको परसू करें, लेकिन इसमें हकीकत में वही है कि जो पीडीएम की अंदर जमातें थी जब इमरान खान साहब थे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके अराकीन को झूठे मुकदमात में, बहुत सौ को सियासी जो मुकदमात में फंसाया गया, उनसे सियासी इंतकाम लिया गया और ये एग्जैक्टली अब उसका बदला ले रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये तो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं ये इमरान खान साहब को फाशिस्ट कहती थी, अपने आप को ये डेमोक्रेट्स कहते थे, तो कम से कम इनमें और इमरान खान साहब में कोई फर्क तो होना चाहिए था ना। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सबक नहीं सीखा और वही इनका तरीका कि शायद इस तरह से डरा धमका के वो कुछ और दिन हुकूमत में रह लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जाहिर है कि जो आपने शुरू में बात की, जमहूरियत तो मेरे ख्याल में अब नाम की इस मुल्क में, लेकिन कोई रही कहीं जमहूरियत रह भी गई है तो बिल्कुल उसकी साख बिल्कुल ही उस तरह से फिर फारिग हो जाएगी। वो शहबाज शरीफ साहब, अफसोसनाक पहलू है। शहबाज शरीफ साहब ये सेहरा अपने सर पे सजा के जाना चाहते हैं कि उनको इन अल्फाज में याद किया जाए जिस तरह की सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब आपने खैर जिक्र छेड़ ही दिया है और हम इसमें कोई शक नहीं है कि हम नाक़िद हैं इमरान खान की बहुत सारी पॉलिसीज़ के, लेकिन इस हुकूमत की पॉलिसीज़ अब इस नहज पे ले आई हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे ये जो जमहूरी गैर जमहूरी तर्ज अमल है, ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया जा रहा, जारी बात है इलेक्शन कमीशन चंद अफराद का मुश्तमिल एक इदारा है, उसकी कोई इंतज़ामी क़ुव्वत तो है नहीं, हमें पता है इंतज़ामी मामलात उसके हुकूमत से ही चलते हैं। अगर हुकूमत उसे सपोर्ट नहीं करेगी तो वो नहीं प्रोसीड कर पाएगा इलेक्शन के इनेकाद के लिए। और हुकूमत का इस वक्त रवैया भी और कोई एक्शन भी ये बात नहीं बता रहा है कि वो इलेक्शन करवाना चाहती है। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं जब आइनी तौर पे ये जिम्मेदारी है, चाहे इमरान खान ने असम्बलियाँ जैसे भी तोड़ी हैं, आइनी तौर पे जिम्मेदारी है कि आपने 60 to 90 डेज के अंदर कंडक्ट करवाने हैं इंतखाबात, तो व्हाट डू यू से? आई थिंक ये बहुत वाज़ेह है कि ये जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाना चाहती पंजाब और केपी के अंदर, और अगर इलेक्शन हों भी तो वो अगर जब आम इंतखाबात होंगे तो उसकी साथ ही होंगे। और ये जो तमाम इलेक्शन कमीशन के साथ सूबाई इंतजामिया हो, बाकी जो इदारे हों, वो माजत कर रहे हैं ताबन करने के हवाले से, तो ये बहुत वाज़ेह है कि बल्कि मुझे तो पहले ही पता था कि इलेक्शन होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इस मूड में नहीं है, तो इस तरह के वो हीले बहाने कर रही है और बिल्कुल आईनी तौर पर इंतखाबात जो वक्त पर होने चाहिए। और कामरान कहीं इसमें अदालत इंटरफेयर कर सकती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर खुद से कर सकती है अगर ये खिलाफ वर्जी आइन की होती है? बहरहाल आइन की कस्टोडियन है हमारी अदालतें। देखिए हमने देखा है कि माजी में जब सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था तब भी उन्होंने अस खुद नोटिस लिया, तो इस मामले में वो अस खुद नोटिस भी ले सकते हैं और जो तहरीक इंसाफ है वो अदालत जा भी सकती है और अदालत में जाके फिर ये मामला तय होंगे। लेकिन जाहिर है कि मामला जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पेचीदा है और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ से एक आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और मुझे लगता है कि अब इसमें अना की जंग भी है। इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि जब वो पंजाब और केपी असेंबलियां तहरील कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें, अगर वो ऐसा ना करते तो शायद कोई मुज़ाकरात के का रास्ता ढूंढ के कोई 2 महीने पहले या 2 महीने पीछे कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड निकाल लिया जाता। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो शायद दूसरी तरफ भी अब अना है, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर हम भी देखते हैं कि आप इलेक्शन कैसे कराते हैं। तो ठीक है जी बिल्कुल जो ये इन्ना की जंग भी ठीक है। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब आपके हम पिछले सेगमेंट में इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे और IMF मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। अब आज कंक्लूजन वाला डे है, कंक्लूड होने वाला डे है, उस हवाले से भी माहिर मईशत तो यही कह रहे थे कि जी हुकूमत की जो सीरियसनेस है वो हमें सारे मामले में नज़र नहीं आई है। IMF ने जितनी सख्त शराइत रखी उसके बाद हमने उन पर अमल भी किया, लेकिन स्टिल हमारी निगोसिएशन
डिस्कशंस में या हमारी कन्विंसिंग पार उतनी नहीं थी कि हम अपना जो एक केस है बेहतर अंदाज में IMF के सामने प्रेजेंट कर पाते और हमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती। इस हवाले से आपका क्या कमेंट होगा और IMF के साथ ये जो मुज़ाकरात आज आखिरी मरहले में है, क्या आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमारे पास ऑप्शन तो कोई है ही नहीं सिवाय इसके कि ये मुज़ाकरात हर सूरत में कामयाब होने चाहिए। अगर कामयाब नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता, तो उससे मेरे ख्याल में जो रही गई अगर एक उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी और फिर दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। तो इसलिए मतलब मेरा तो ये मानना है कि पहले तो ये कहते हैं ना कि IMF की शराइत ऐसी है कि कड़वी गोली है। मेरे ख्याल में अब हमारी हालत ये है कि IMF अगर हमें जहर खाने को कहेगा तो हमें खाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी कन्विंसिंग पावर नहीं है, हम ये कर लेते वो कर लेते। इसहाक डार साहब ने कोशिश की 4 माह कि IMF को लारे लगाने की, अपने दोस्त ममालिक से पैसे पकड़ने की, लेकिन दुनिया अब जान गई है हमें। हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, एक दफा फिर दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो है। इवन ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, इसके अंदर भी ऐसी चीजें देखने गई हैं कि हमारा प्रॉपर होमवर्क नहीं था। मसलन सर्कुलर डेट के हवाले से, गैस का जो सर्कुलर डेट है, 2 प्लान हमने वहां पे पेश किए। एक प्लान पेश किया, किसी दूसरे ही ऑफिशियल ने वहां पे ये कह दिया इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। तो IMF वाले जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे लोग हैं कि इनका आपस में ही अभी तक कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो दूसरों को ब्लेम करना आसान है कि हम कन्विंस नहीं कर पाए। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम जो है कि हमारी वो पिछली गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट हो, क्रेडिबिलिटी हमारी जीरो है। हम कमिटमेंट्स करते हैं और फिर भाग जाते हैं। राइटली सेड। आपसे पहले हमारी कुछ माशी मारीन से बात हो रही थी और आपने भी कहा कि दुनिया में जान गई है और डॉक्टर शुमाइल ने कहा था कि अब ब्लफ से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली राइट। कामरान यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी कामरान साहब अपना तजिया दे रहे थे, सूरत हाल आपके सामने। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शो भी जारी है। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। अब एक जदीद तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं जो ये कहती है कि सैलाब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हो सकते हैं। ये एक ताज़ा तरीन रिसर्च है जो ये इंकशाफ करती है कि मुस्तकबिल में ग्लेशियर्स के पिघलने से जो बनने वाली झीलें हैं, इनके फटने के बायस जो इमीडिएट एक फ्लड्स आते हैं, उनसे पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि मुतासर हो सकते हैं। नेचर कम्युनिकेशन नामी एक साइंसी जरीदा है, एक मैगजीन है, उसके अंदर ये रिसर्च शाये हुई है और उसमें ये कहा गया है कि पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार से मुस्तकबिल में तबाहकुन सैलाबों का ख़तरा बढ़ गया है। तहकीक के बाद जो मुख्तलिफ महक़क़ीन हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले जो सैलाब हैं, इससे दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं और पाकिस्तान टॉप ऑफ द लाइन है। यस, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, चीन और दीगर ममालिक से हो सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है पाकिस्तान को दरपेश होगा। तहकीक में ये भी बताया गया है कि पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने से पानी बहकर झीलों में जमा हो जाता है, ताहम जब ये झीलें अब अपने कुदरती हसार को तोड़ेंगी तो ये पानी तूफानी तर्ज से वादियों में तबाही मचा सकता है। और हमने इस सारी सिचुएशन में पिछले आने वाले सैलाबों में देखा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये दुनिया भर में तो है ही, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सो इसका हल भी फिल वक्त हमें तो कोई नज़र नहीं आता जी। अपने तौर पे हम वाटर कंजर्वेशन पे तवज्जो दे सकते हैं, माहौल के लिए दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा माइनर है जो हम कर सकते हैं। इसको तो बड़े मैस लेवल पे पूरी दुनिया को इसके लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, हमने देखा है अभी माजी करीब के अंदर जिसका नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास खबर है शादाब खान साहब की मेहंदी के हवाले से। हम आपको ना दिखाते, वो नहीं चाहते थे वीडियो, लेकिन वीडियो आ गई तो फिर हमारी मजबूरी है ना कि हम आपको ज़रा मनाज़िर दिखा दें भाई। तो ये वीर साहब जो है वो घोड़ी चढ़ने वाले हैं, शादाब खान साहब, और उनकी मेहंदी की वीडियो। और हसन अली की जो अहलिया हैं सामिया, उन्होंने शादाब खान के हाथ में मेहंदी लगा रही है और सामिया खान की जानिब से इंस्टा स्टोरी पर ये कुछ तस्वीर और वीडियो शेयर की गई थी। गुज़िश्ता माह आपको पता है सकलैन मुश्ताक की बेटी के साथ इनका निकाह हुआ था और अब उनकी शादी की फेस्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। इसका कुछ झलकें दो कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी के हवाले से कहा है कि उसका ख्याल रखा जाए, लेकिन चूंकि सामने ने लगा दी थी तो हमने इसलिए शेयर किया क्योंकि हर जगह पे आपको ये वीडियो नजर आ रही है। और हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स का ससुर बनने का जो सफर है वो जारी है। इससे पहले शाहिद अफरीदी शाहीन के ससुर बने थे और अब सकलैन भाई की जो साहबजादी हैं
अब वो हमारी भाभी हैं, उनका शादाब साहब से निकाह हुआ था और अब शादी की बाकायदा तकरीब हुई भी। हमारी बहुत मुबारक शादाब साहब आपको, और जब भी हमारे पास कुछ आएगा हम खुशी के लिए ज़रूर शेयर करेंगे और हमें खुशी, अल्लाह करे आपका इस सफ़र मुबारक हो। चलें जी, एक अपडेट है, बहुत सारे लोग, चूँकि देयर आर लॉट्स ऑफ शादाब ऑन सोशल मीडिया, तो हमने कहा आपको बता दें कि मेहंदी लग गई है शादाब साहब। अब हम आपको रोटियां खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे, बिल गेट्स खिलाएंगे। बिल गेट्स के पास काम करने को नहीं रहा, उन्होंने रोटियां बनाना शुरू कर दी, ये स्टोरी है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, बिल गेट्स ने रोटी बनाई और इसकी खसूसियत ये है कि रोटी जो है ये हमारे, आपको पता है, इलाके की एक सौगात कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक बुनियादी चीज़ है ना। तो पाकिस्तान हो, भारत हो, तो जनाब इन्होंने रोटी बनाई है और आटा मुझे मकई का लग रहा है, मकई का आटा, मकई का आटा जब ये बनेगी तो येलो रोटी है तो मकई की। तो गोल बनाई थी इन्होंने? नहीं, कुछ टेढ़ी मैंने थी। देखा नहीं है वो वीडियो। अच्छा अभी दिखाते हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये रोटी बनाई है और उन्होंने कहा जी कि हमें इंडिया गया था, वहां पे मैंने ये रोटी बनते हुए देखी है, और ये कुछ मकई की रोटी इतनी आसानी से तो नहीं बनती जितनी आसानी से बना रहे हैं। इसकी वाइफ बहुत खुश होगी इससे ना, गोल रोटियां हमारा से गोल। बिल गेट्स साहब की रोटी देखें, बिल गेट्स साहब ने बिल्कुल अफ्रीका का नक्शा नाज़रीन ये। अच्छा वैसे जितने आराम से मकई की रोटी बना रहे इन जनरल नहीं बनती है। अच्छा हाँ, बाकी उसका आटा थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन बिल गेट्स साहब कामयाब हुए, इन्होंने ये रोटी बनाई नहीं, आपको बताया, इन्होंने ऊपर सिर्फ घी लगाया है। तो इस वक्त हमारे मुल्क की तकरीबन 7-8 करोड़ खवातीन बिल गेट्स से बहुत ज्यादा वेल स्किल्ड हैं, लेकिन रोटी बनाने में रोटी अच्छी बनाती है वो। और ये आपको प्रोसीजर पूरा ऐसे, उन्होंने आटा गूंदा, उसमें नमक डाला और फिर उसके बाद इन साहब ने, एटन आई थिंक इनका नाम है, जो मुझे तो बिल गेट्स साहब की रोटी पे दिलचस्पी। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो वी आर एंडेड विद द स्टोरीज राइट नाउ। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और लास्ट सेगमेंट में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे आज कौंसिल के तहत पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का जो इनेकात हो रहा है, और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से आपको बताएं तो ये प्रोग्राम 10 फरवरी से 12 फरवरी को अलहमरा लाहौर में होगा, जिसमें मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई होगी, मुशायरे होंगे, मौसीकी भी होगी, और मुस्तंसर हुसैन तार साहब की बात की जाए, अमजद इस्लाम अमजद साहब की बात की जाए, इफ्तिखार आरिफ और दीगर नामवर अदीब और फनकार भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। मारूफ गुलकार के हवाले से बात करें, अली जफ़र होंगे, यासिर मज़र होंगे, अली अज़मत होंगे, साहिब ज़हूर होंगे और दीगर लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर जो है अहमद शाह साहब, जिन्होंने इस इवेंट के हवाले से बड़ी कोशिशें की हैं। उनकी काविशों का नतीजा है कि ये इवेंट होने जा रहा है 10 से 12 फरवरी को अलहमरा आर्ट्स लाहौर में। बात कर लेते हैं ऑल द वे लाइव, अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स ग्रेट टू हैव यू सर। सबसे पहले तो इतने ज़बरदस्त सितारे, फनकारों में शान और लिखारियों में तारड़ साहब और इफ्तिखार आरिफ और अमजद इस्लाम अमजद जैसी शख्सियात को इकट्ठा करने पे पेशगी आपको बहुत मुबारकबाद। इतना ज़बरदस्त इवेंट आप इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम आपसे सुने इसकी डिटेल्स, मज़ीद ऐसा क्या है और कितना हेल्प करेगा पाकिस्तान में एक अच्छी मुतवाज़िन मुनासिब सोच को मज़ीद आगे ले जाने में ये इवेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस का शुक्रिया। आप जानते हैं कि मैं तो पिछले 20 बरस से यही काम करता हूँ, लेकिन पहली बार कराची से बाहर निकल के लाहौर से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल शुरू कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के 6 शहरों में जाएगा। इसके बाद हम गवादर जा रहे हैं, फिर हम कश्मीर जा रहे हैं और पेशावर जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं और उसके बाद हम अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूएई भी जा रहे हैं। मकसद ही वही है जो अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो दागदार कर रहे हैं कुछ लोग, मुट्ठी भर अनासिर, जो हमारी यूनिटी है, जो फेडरेशन को वीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कल्चरल एक्सचेंजेस के ज़रिए, डाइवर्सिटी के ज़रिए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप जो हैं, बड़ी ज़बानें जितनी बोली जाती हैं, हम उर्दू के साथ यहाँ पंजाबी और सराइकी के सेशन कर रहे हैं, बाबा फरीद से गुलाम फरीद तक सेशन कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया, सारे ही बड़े लोग हैं और भी बहुत हैं। फिर जिस सूबे में जाएंगे उसकी 2 बड़ी ज़बानें, उनका अदब, उनकी मौसीकी को शामिल करेंगे। और आपको पता है कि पॉलिटिकल डिवाइड से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि अब थोड़ा सा कुछ यूनिटी, क्योंकि है तो ये घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो थोड़ा सा अगर हम ये सोच लें, कल्चर से मजबूत कोई हथियार नहीं है पॉजिटिव। कल्चर जितना इफेक्टिव है, इतना ना तोपे इफेक्टिव है, ना मिसाइल, ना एटम बम। तो कल्चर, जो मौसीकी का असर है, जो मुसव्वरी का असर है, जो लिटरेचर का असर है, हम चूँकि बानी हैं, ये फेस्टिवल्स का आगाज़ ही इस मुल्क में हमने किया है।
कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ ही हमने किया है। तो एक प्रो एक्टिविज्म के तहत, और ये कोई सिर्फ नाच गाना नहीं है, इसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग जो परेशान हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, बुरी बुरी खबरों से, उनको हक है कि 24 करोड़ लोगों के आपने जिक्र भी कर दिया, बीच में ब्रेक दें आप और कुछ खुशियां बखेरें। बेशक बेशक, तो नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। आप यकीन मानिए, मैं तो इसके मैंने पोस्टर्स देखे और अभी भी हम देख रहे थे इसके, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। अल्लाह करे बहुत अच्छा ये इवेंट हो। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप आवाम से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, कैसे रिस्पॉन्ड करें, खास तौर पे यूथ जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे इवेंट्स के अंदर आना और ऐसी शख्सियात से मुतारफ़ होना जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद, और बिलाशुबा और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब, यस। मैं जी सभी हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका थीम ही हमने रखा है कि यूथ इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। हम समझते हैं कि अब सारी उम्मीदें जो हैं वो हैं ही नौजवानों के साथ, और मेरा इनसे हार्ट टू हार्ट रिलेशन है। मैं समझता हूँ कि लाहौर शहर भरपूर इस्तकबाल करेगा। मेजॉरिटी में इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी इसी अजीम शान शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और सबसे ज़्यादा यूथ जो इस शहर की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चे, उसके अलावा चाय बेचने वाले, रक्षा चलाने वाले बच्चे, सभी इसमें शिरकत करेंगे। मेरा इनसे हार्ट टू हार्ट रिलेशन है। उनको पता होता है कि असली पैगाम क्या और जाली पैगाम है। इंशाअल्लाह यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह। हमें अभी से एक्साइटमेंट है सर। तो आपने इतने ज़बरदस्त लोगों को एक छत तले जमा किया है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। हम मुख्तलिफ सेशंस के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के सेशंस डिस्कशन के लिए रखे गए हैं, पैनल में कौन कौन होगा, जिस तरह से, और जो मौज़ूआत हैं वो इस मौके की मुनासबत से रखे गए। क्या मीडिया रिलेटेड या ओवरऑल जो सोशल इशूज़ हैं इनको ही हाईलाइट किया जाएगा मेनली? देखिए, पहला तो हमारा जो बुनियादी काम है ना, हम ज़बानों की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो उसमें वो तो हम संजीदा काम तो करते ही हैं सुबह सुबह। तो वो 21वीं सदी में उर्दू फिक्शन का क्या सूरत हाल है, शायरी की क्या है, सराइकी 800 बरस में सराइकी और पंजाबी में जो डेवलपमेंट हुई है, अलग अलग सेशन है। आज पंजाबी में क्या लिखा जा रहा है, सारे बड़े लोग हैं। फिर एक सेशन है लाहौर पुर कमाल। आपको पता है 1000 साल पुरानी तहजीब है और एक अजीब मरकज़ है ये। तो उस सिलसिले में फिर कामरान लशारी, जिन्होंने आपको पता है कि ये बाग बनाए और इस शहर को खूबसूरत किया, वो हैं उस सेशन में। नैयर अली दादा, जहाँ आप रेड ब्रिक्स रखते हैं, शाहजहां के बाद उन्होंने रिवाइव किया और सारे अब आर्किटेक्ट वो करते हैं। फिर उसके अलावा हमने सलीमा हाशमी को रखा है, आप उनको भी जानती हैं। यूसुफ सलाउद्दीन, जिन्होंने बसंत का आगाज कराया, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इस शहर के कल्चरल सीन में उनका बड़ा रोल है। ये सेशन है। फिर हमने स्मोक के हवाले से एक सेशन रखा हुआ है। ये जो एनवायरनमेंट है इस पे भी सेशन है, तालीम पे भी सेशन है, और इसके अलावा हमने एक सेशन रखा है जो बिल्कुल नहीं रखा जाता है। वो ये है कि अवामी दानिश गायब हो गई है। हमेशा पहले इश्यूज पे, हर चीज पे पब्लिक इंटेलेक्ट होता था, एक दानिशवर होते थे वो। आप जानती हैं यार, रहमान साहब हो, हुसैन नकी हो, आसमा हो, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो गायब हो गया है। अब एक ऐसी मारा मारी की फजा है जिसमें अक्ल की कोई बात नहीं है। आपने अहमद शाह साहब जिक्र खुद भी किया स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जिक्र, कतई कलामी की माजरत आपने खुद भी किया। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी जरा कमेंट करें। इसको आपने किस हद तक फोकस किया, जो कि इस वक्त अगर हमारे मुआशरे को मईशत के बाद, क्योंकि हम दहशतगर्दी से भी निकल गए, तकसीम नहीं हुई, दहशतगर्दी पे कौम उल्टा मुत्तहिद हुई, मुश्किल हमने बड़ी देखी, लेकिन जी हमारी जो ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है इसने तकसीम किया है। मुझे लगता है जो डेंट इसने डाला है वो बड़ा जबरदस्त है और उसको हील करने में बड़ा टाइम लगेगा। ऐसे लिटरेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे सेशंस इसके अंदर, इसके बारे में भी हमें बताइए कितना फोकस रख रहे हैं आप इसके ऊपर। देखिए, मैं तो 100% फोकस करता हूँ, मैं तो अपीलें भी करता रहता हूँ। अभी मैंने पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम में सबसे दरख्वास्त की सारे पॉलिटिशियन से, कम से कम एक छत के नीचे यही जमा हो जाए लिटरेचर के लिए। तो देखें, वो तो करना पड़ेगा, और इन सबको ये एहसास करना पड़ेगा कि ये मुल्क होगा तो ये वज़ीर आज़म होंगे, मुल्क होगा तो ये वज़ीर होंगे। हमारे मुल्क की बुनियादों को बहुत कमज़ोर किया जा रहा है और हमारे दुश्मन कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमारे अगर लीडिंग पॉलिटिशियन उनका अलाकार बनेंगे तो नुकसान होगा।
सबसे पहले तो इस मुल्क की हिफाजत करनी है, जो खाली फौज का काम नहीं है। वो तो सरहदों की हिफाजत करेगी, उसकी नजरियाती असास की और उसके इंटरनल जो हमारी सूरत हाल है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसीलिए है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। तो मैं तो बजाय इस लड़ाई के, मेरा तो बस चले तो मैं कल इन सबको एक कमरे में बंद कर दूं। और आप कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं और वो बड़ी काबिल सताइश कोशिश है। अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे, एफर्ट जारी रखिए। हमारी जिस तरह की भी सपोर्ट हो सके हम भी आपके साथ हैं और इस कॉज का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं एक्सप्रेस का मेरी दरख्वास्त है कि मुसलसल अपने व्यूअर्स को इसके जरिए कुछ खुशियां जरूर करते रहेंगे सर जी इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम इसका हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी में। अहमद शाह साहब सदर कराची आर्ट्स काउंसिल हमें बता रहे हैं और ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है जी 10 से 12 फरवरी अलमरा लाहौर में। सब कुछ है जो आपको आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे चाहिए, जरूर कामयाब बनाइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।